ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए शुरू किया क्या काम, क्यों मंडरा रहा है अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने का खतरा। गौतम अदानी की दौलत कितनी घटी, ओला, उबर और रैपिडो पर लगी क्यों रोक, जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कर्मचारी और कंपनियां संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगी। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। ईपीएफओ ने कहा है कि इसके लिए एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल बताया जाएगा। इसके मिलने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सार्वजनिक सूचना के जरिए जानकारी देंगे। अल नीनो का मंडरा रहा है एक बार फिर से खतरा। अल नीनो की वजह से इस बार बारिश में रह सकती है कमी, जिसकी वजह से ग्रामीण भारत के उपभोग पर बुरा असर पड़ सकता है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि अल नीनो की वजह से इस बार बारिश कम होगी, जिस वजह से ग्रामीण बाजारों में एफएमसीजी में लौट रही रिकवरी एक बार फिर पटरी से उतर सकती है। प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों की कुल बिक्री में 36% हिस्सा ग्रामीण बाजारों का ही होता है। गौतम अदानी की संपत्ति एक महीने से कम समय में $72 अरब घट चुकी है। इसके साथ ही फोर्ब्स की और ब्लूमबर्ग की रिच लिस्ट में गौतम अदानी अब 25वें नंबर पर आ गए हैं। जनवरी 2023 में गौतम अदानी की कुल संपत्ति $120 अरब थी और वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब उनकी कुल संपत्ति केवल $48 अरब रह गई है और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में उनका स्थान 25वां हो गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद गौतम अदानी के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफआरडीए ने एक बड़ा बदलाव किया है। नेशनल पेंशन स्कीम से आंशिक धन निकासी में अब पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। पीएफआरडीए ने धन निकासी के लिए T+2 ट्रांजैक्शन साइकिल को लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले T+4 साइकिल के तहत भुगतान किया जा रहा था। नई व्यवस्था के लागू होने से यूजर्स को अधिकतम 3 दिनों के भीतर बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। पहले इसमें कम से कम 5 दिनों का वक्त लग जाता था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाले राज्यों को एनपीएस में जमा पैसा वापस नहीं मिल सकता। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर अब ग्राहकों को ज्यादा ब्याज मिलेगा। पीएनबी 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर 3.5% से लेकर 7.25% तक का ब्याज देगा। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक 2.80% से लेकर 6.25% तक के ब्याज की पेशकश कर रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने घर खरीदारों की मदद के लिए विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर अच्छी रेटिंग वाले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यहां डिफॉल्ट और फंसे प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक नोएडा में करीब 1 लाख घर खरीदार डिफॉल्टर बिल्डर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। गेहूं एक बार फिर सरकार के लिए चिंता बढ़ाता हुआ दिख रहा है। सरकार ने गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। मध्य प्रदेश को छोड़कर प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में अधिकतम तापमान फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान पिछले साल 7 वर्षों के औसत से अधिक होने पर उत्पादन घटने की आशंका बढ़ने लगी है। कुछ राज्यों में लू की स्थिति के कारण पिछले वर्ष गेहूं का उत्पादन घटकर 10 करोड़ 77 लाख टन रह गया था। कम उत्पादन की वजह से बाजार में गेहूं की कीमत एमएसपी से ऊपर निकल गई है। अनचाही कॉल्स और एसएमएस से जल्द मिल सकता है अब आपको छुटकारा। अनचाही कॉल्स और एसएमएस रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाने की तैयारी कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने यह कदम ट्राई के निर्देश के बाद उठाया है। इतना ही नहीं, ट्राई ने 5G सेवा की गुणवत्ता में तत्काल सुधार के लिए टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी बाइक टैक्सी पर रोक लग गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो से बाइक टैक्सी को रोकने के लिए कहा है। विभाग ने कहा है कि बाइक टैक्सी के परिचालन को आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने कहा है कि वाणिज्यिक उद्देश्य से 2 व्हीलर का उपयोग करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को भी अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए शुल्क देना होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है। यहाँ यूजर से
ब्लू टिक के लिए $11.99 का मासिक शुल्क लिया जा रहा है। भारत में भी जल्द ही शुल्क लेना शुरू किया जाएगा। एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए शुल्क की दर अलग अलग होंगी। प्रमुख ब्रॉडकास्टर कंपनियों डिज्नी, जी और सोनी ने केबल ऑपरेटर्स को फीड देना बंद कर दिया है। ये सर्विस उन केबल ऑपरेटर्स के लिए बंद की गई है जिन्होंने सरकार के न्यू टैरिफ ऑर्डर 3.0 के तहत चैनल प्राइस अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। NTO 3.0 में सरकार ने चैनल के लिए अधिकतम मासिक शुल्क को बढ़ाकर 19 रुपये कर दिया है। इससे टीवी देखने का मासिक खर्च 30 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति माह तक बढ़ जाएगा। डिज्नी, जी और सोनी ने करीब 4.5 करोड़ कनेक्शन को अपनी चैनल दिखाने बंद कर दिए हैं। महंगाई को काबू में करने के लिए RBI कोई कसर नहीं छोड़ेगा और वह जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई दर को अपेक्षित सीमा में लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सभी जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा। जनवरी महीने में खुदरा महंगाई दर अनुमान से ज़्यादा रही। इसके बाद ब्याज दरों के फिलहाल थमने की संभावना भी कम हुई है। अप्रैल में RBI फिर रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। स्टार्टअप्स में छटनी का शिकार हुए कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहा है कि वह उन कर्मचारियों को नौकरी देगी जिन्होंने हालिया छटनी के दौर में अपनी नौकरी खोई है। इसके अलावा TCS ने यह भी कहा है कि उसकी कर्मचारियों की छटनी करने का कोई इरादा नहीं है। कंपनी इस बार भी अपने कर्मचारियों को पूर्व के वर्षों के बराबर वेतन वृद्धि देगी। दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों के लिए बहुत जल्द भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करेगी। ऐप यूजर्स इसकी मदद से इंस्टेंट अपना मेट्रो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर सकेंगे। स्टेशन से बाहर निकलने से पहले कैब या ऑटो बुक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, मेट्रो में यात्रा के दौरान वे विभिन्न ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकेंगे। प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर स्मार्ट बॉक्स लगाए जाएंगे जिसमें प्रोडक्ट्स की डिलीवरी दी जाएगी। इस ऐप पर यात्रियों को मेट्रो ट्रेन और मेट्रो स्टेशन से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 की मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के अन्य खास प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।